हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई बोलती है कि अगर मैं नॉवेल को अच्छे से याद करूँ तो सब लोग ड्यूक सिविलियन की तारीफ करते हुए स्टार्ट करेंगे इस जगह को, जो कि एम्परर का छोटा भाई है, और ख़त्म होगा ड्यूक कार्लेल के हैंडसम लुक के साथ। यहाँ तक कि उनकी शादी के बाद भी उनको एक परफेक्ट इंसान का टाइटल मिल गया है, और बहुत सारी नोबल वुमेन्स अभी भी उनके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि ड्यूक और डचिस 5 साल ख़त्म होने के बाद डिवोर्स ले लेंगे। इन सब के बीच में हमारे इरियाना के पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो बेनक्विस की राजकुमारी है। उसकी जीवित रहने का बस एक ही तरीका है ताकि वो ड्यूक के बच्चे को ले सके, जन्म दे सके। दूसरी वर्ड में कहे तो अगर इरियाना को ज़िंदा रहना होगा तो फिर उसे अपनी पोजीशन को सही से रखना होगा, और उसके लिए उसे ड्यूक कार्लेल के हायर को बेयर करना पड़ेगा, उसके बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं बिना प्यार के उनके बच्चे को जन्म दे भी पाऊँगी या नहीं। मैं बिना प्यार के इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। और फिर से हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे जो ड्यूक होते हैं वो इरियाना से बोलते हैं, क्या तुम तैयार हो एक बच्चे के लिए? क्या तुम तैयार हो मुझे एक हायर देने के लिए, जैसा सारे एल्डर्स मुझसे पूछ रहे हैं हर टाइम। इरियाना अपने मन में सोचती है, क्या मेरी ड्यूटी सिर्फ इसको एक चाइल्ड देना है? पर मैं तो अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करके फिर डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये वो परवीन नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। तभी परवीन थोड़ा सा हंसता है और बोलता है, मुझे पता था, भूल जाओ। वैसे भी मैं तुमसे ये सब क्यों कह रही हूँ, जब मुझे पता है कि वेडिंग नाइट के टाइम पे तुमने क्या किया था मेरे साथ। बस तुम यही चाहती थी कि तुम्हारा जो ब्लड है वो एक इन्वेडर्स के साथ मिक्स ना हो। भूल जाओ जो भी मैंने अभी अभी कहा तुमसे। फिर परवीन वहाँ से जाने लगता है। इरियाना मन में सोचता है कि नहीं, यही मेरा चांस है, और वो उठने लगती है। पर परवीन जाते हुए बोलता है, बैठो, मुझे माइंड मत करो और अपना खाना फिनिश करो। और तभी इरियाना उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं कैसे खा लूँ जब तुम हमारे बातों के बीच में से उठ के जा रहे हो और मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, तो मैं कैसे खाना खा लूँ? और फिर परवीन गुस्से में उसके तरफ मुड़ता है और बोलता है, अनकंफर्टेबल? वैसे बिहेव करो जैसे तुम हमेशा करती हो इरियाना। किसी और लड़की की तरह या फिर किसी और इंसान की तरह बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इरियाना परवीन की तरफ देखती है और मन में सोचती है, परवीन वो गुस्सा है, पर उसकी आंखें हिल रही है, शेक कर रही है। वो अपसेट है, पर फिर भी वो हेजिटेट कर रहा है। वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है? फिर से परवीन बोलता है कि मेरे सामने दोबारा आना मत, बिल्कुल भी नहीं। मुझे परेशान करना बंद करो। और फिर परवीन वहाँ से चला जाता है, और हमारी जो इरियाना होती है वो वहाँ पे बैठ के अकेले ही खाना खा रही होती है और सोचती है, इरियाना ने आखिर ऐसा क्या किया होगा जो वो परवीन की बैड बुक में है। शायद परवीन और इरियाना की जो रिलेशनशिप है ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तभी अचानक से पीछे से कोई बोलता है, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए मैडम। इरियाना चौंकते हुए बोलती है, मिसेस टिली? इरियाना अपने हाथ को साफ करते हुए बोलती है कि मुझे पता है मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, पर क्या उसे मुझे एक और चांस नहीं देना चाहिए? मैं इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ पर वो मुझसे अपसेट ही है। तभी मिसेस टिली बोलती है, मैडम, मास्टर ने आपके इतने अच्छे चेंज को देखा है और वो आपके प्रति डीपली इफेक्टेड भी है। इरियाना पूछती है, सच में?
और मिसेस टिली बोलती है ऑफ कोर्स। ये ऐसा है कि वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके बदलने की आशा को छोड़ ही दिया था। और फिर हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इरियाने और मिसेस टिली बैठी हुई होती है और इरियाने चाय पी रही होती है। और फिर इरियाने बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा है अगर हम इसे जल्दी करें तो। और फिर मिसेस टिली कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने बिजी थे फिर भी आपने मेरे लिए टाइम निकाला। और फिर हमारी इरियाने बोलती है नहीं नहीं, जिसे थैंक्स करना चाहिए वो आप नहीं, मैं हूँ, थैंक यू। आपने मेरी बहुत मदद की है जब मेरी तबीयत ख़राब थी, और तो और आपने मुझे बहुत सारी चीज़ों को भी सिखाया है, जबकि मेरी मेमोरी बिल्कुल भी सही नहीं है अभी भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस टिली। और मिसेस टिली तो इरियाना को देखती रह जाती है और फिर वो भी थोड़ी सी मुस्कुराती है। और फिर इरियाना बोलती है कल्चर फेस्टिवल इस सेलेस्टिन कैसल में नेक्स्ट वीक होने वाली है, सही है ना? और मिसेस टिली बोलती है कि यस मैडम। इरियाना बोलती है कि मैंने सुना है ये मेरी बारी है अब। और मिसेस टिली बोलती है हाँ, आपने सही सुना है मैम, पर जबकि आपने हर साल इसे रिफ्यूज़ किया है, इसीलिए हाउस केलेस्टिन ने डिसाइड किया है कि वो इस साल रखेंगे इसको। और फिर इरियाना सोचती है कि कल्चर इवेंट जो है, कल्चर फेस्टिवल, वो एक कल्चरल इवेंट है जो कि एक नोबल वुमेन के प्राइड को दर्शाती है। पर इन रियलिटी ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और ज़्यादा स्पेंड करके पार्टी थ्रो करते हैं। पर सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है जब लड़कियाँ खुद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये ज़्यादा पैसे खर्च करने से भी ज़्यादा प्राउड ले आता है। और जबकि मैं एक एस्पिरिंग सिंगर थी, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे डांसिंग, एक्टिंग और सिंगिंग स्किल को लेके। पर डाचिस कर्लेल, जो कि इतने सालों से सबसे छुप के रह रही थी, किसी से भी नहीं मिल रही थी और पार्टी थ्रो नहीं कर रही थी, वो अचानक से सामने आती है और एक परफॉर्मेंस देती है, तो सब लोग उनके तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। जाने बोलती है मिसेस टिली। और मिसेस टिली बोलती है यस मैडम, कैसा रहेगा अगर मैं इस साल इस फेस्टिवल को थ्रो करूँ तो? ये एक चांस है मेरे पास मेरे इमेज को चेंज करने की सबके आगे। मिसेस टिली तो शॉक ही हो जाती है, वो बोलती है माफ़ कीजिए, मैं गाना गाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए एक अच्छे से बैंड को ढूंढिएगा। फिर मिसेस टिली बोलती है क्या मुझे एक बैकअप सिंगर को भी हायर कर लेना चाहिए मैडम? अगर आप उन सबके साथ गाना गाएंगी तो आप सुर में रहने भी पाएंगी और आप भटकेंगी भी नहीं। तो फिर इरियाना बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको खुद अपने तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। मिसेस टिली कहती है कि फिर भी। और तभी हमारी जो इरियाना होती है वो गाना गाने लग जाती है, और उसके गाने की जो सुर होती है वो सबके तरफ पहुंचती है, और सब तो एकदम से मदहोश हो जाती है कि ये गाना हमारी डचीज इरियाना कर्लिल गा रही है, इतनी सुरीली सॉन्ग। और फिर उसका जो सॉन्ग होता है वो ख़त्म हो जाता है, और मिसेस टिली बोलती है कि वाओ, ये कैसे हो सकता है? क्या आप इतने समय से अपने टैलेंट को छुपा रही थी? इरियाना बोलती है मैं इंटेंशनली ये नहीं कर रही थी, पर क्या मैं अच्छी साउंड कर रही थी? मिसेस टिली कहती है आप अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साउंड कर रही थी मैडम। इरियाना मन में सोचती है कि मिसेस टिली के रिएक्शन को देखते हुए मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर भी मेरा सिंगिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। परफेक्ट, अब मैं इस फेस्टिवल के साथ ही चलूँगी। और हम देखते हैं कि वो जो मेड होती है वो आती है और वो बोलती है मर्क्यूलिस कर्लिन्स जो है वो आपके लेटर को पढ़ी है और उनको पता चला है कि आप इस साल फेस्टिवल को थ्रो करने वाली है, और उन्होंने 10 बार पूछा है कि ये सच है या नहीं। ऐसा लग रहा है कि सबको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप किस तरह से चेंज हो गई हो मैडम। और इरियाना हंसते हुए बोलती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, बट
ये तुम्हें पता है ना, ये मुझ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। और फिर वो लड़की बोलती है कि पर आपको पता होना चाहिए मैडम कि पूरी सोसाइटी की जो नज़र है वो आपके ही ऊपर है। और फिर हमारी जो रियाने होती है वो मन में सोचती है कि शुक्रिया मिसेस टिली का, जो उन्होंने मेरी इमेज को सही करने के लिए कितना अच्छा कितना कुछ किया है, और पब्लिक में भी मेरे इमेज को सही किया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो सर्वेंट है वो ये सारे र्यूमर्स फैला रहे हैं कि मैं किस तरह से चेंज हुई हूँ। पर इस सब के बावजूद और फिर हम देखते हैं इरियाना जो होती है वो घर की सीढ़ी पर बैठी हुई होती है और किसी का वेट कर रही होती है और मन में सोचती है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि परवीन मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे चेंजेस के बारे में क्या सोच रहा होगा। और बोलती है वो फिर से लेट हो गया। मैं पर्सनली उसके रिएक्शन को देखना चाहती थी, पर वो उस दिन के शाम से बाद भी मुझसे मिलने नहीं आया। मैं सो जाऊंगी जब तक कि वो यहाँ पे आएगा आज, पर मैं आज नहीं सो सकती। ऐसे बोलते हुए ही वो सो जाती है वहीं पे, और वो अचानक से उठ जाती है और बोलती है मैं सो ही गई थी फिर से। और हम देखते हैं इरियाना जो होती है वो अपने कमरे में ही होती है और मिसेस टिली उसके पास में खड़ी हुई होती है। और फिर इरियाना बोलती है मैं आज फिर से सो गई थी। और मिसेस टिली बोलती है आपको अच्छी नींद आई मैडम? मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पूरी रात टेरेस के सामने बैठे मत रहिए, ये आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा बहुत ही ज़्यादा। एरियाना मिसेस टिली से पूछती है कि मिसेस टिली आपको क्या लगता है इन दिनों उसका मूड कैसा है, क्या वो अभी भी मुझसे हेट करता है? और मिसेस टिली थोड़ी सी मुस्कुराती है और एरियाना से पूछती है आपको क्या लगता है जब आप फ्रंट डोर के पास सो जाती थी और आप जब उठती थी तब आप अपने कमरे में अपने बेड पे होती थी, तो आपको क्या लगता है? और एरियाना बोलती है माफ़ कीजिए, एल्फ्रेड और कोई दूसरा सर्वेंट? तो मिसेस टिली मुस्कुराते हुए बोलती है नहीं मैडम, मास्टर ही है जो हमेशा आपको आपके बेड तक पहुंचाते आए हैं। आपको गोद में लेते हुए वही आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो पैलेस को काम के बीच में ही छोड़ देते थे और घर आ जाते थे, ये कहते हुए कि वो आपको किसी और के हाथों नहीं छोड़ सकते। रिया ने मन में सोचती है क्या मैं डाउट कर रही हूँ कि मिसेस टिली झूठ बोल रही है? क्या परवीन मुझे हेट नहीं करता? वो हमेशा ही मेरे साथ इन्वॉल्व होने में अवॉइड करता है, पर आज जो हुआ और उस शाम को जो कुछ भी हुआ उसके बाद से वो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है। जब मैं देखती नहीं हूँ उसे तब वो इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करता है मुझे, ऐसा क्यों? तुम्हारी असली फीलिंग्स क्या है मेरे लिए परवीन? बाय बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट कर देना। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।